हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का वन शॉट। ये वन शॉट करने से पहले इससे पहले के जितने भी लेक्चर है इस चैप्टर के, जो कि कंप्लीट चैप्टर मैंने ऑलरेडी डाल चुके हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे जाके आप कर सकते हो। उसके बाद ये वन शॉट को ट्राई करना। तो वन शॉट में कोशिश करेंगे हम हर एक टॉपिक को कंप्लीटली एक्सप्लेन करें, एक एक टॉपिक को कवर अप करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग का वन शॉट। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वन शॉट में, जो कि है मैटर। तो मैटर क्या होता है, याद होगा हम पढ़ के भी आए थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वन शॉट में हम कवर भी कर लेते हैं। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। हमारे आसपास के वो सारे ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लाइक ये मार्कर मेरे हाथ में जो पेन है, ये भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब होता है जगह घेरना, ठीक है, स्पेस को ऑक्यूपाई करना। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उन्हें क्या बोलते हैं, मैटर। तो डेफिनेशन भी देख लो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। एंड हैविंग मास एंड वॉल्यूम, और जिसका कुछ मास भी हो और कुछ वॉल्यूम। इस मार्कर का अपना एक वॉल्यूम और मास। मास क्या होता है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर से मिलके बनना। किससे, क्वांटिटी से मिलके बना है, इसलिए इसका क्या है, मास भी है। तो वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास के जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका कुछ मास और वॉल्यूम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटर। क्या हो, जिनका मास एंड वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम। तो वन शॉट है, थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे। रिवीजन बोल लो या बोल सकते हो कि वन शॉट में पूरे चैप्टर को थोड़ा फास्टली कवर करेंगे और हर एक टॉपिक को। तो मैटर क्या होता है, हमारे आसपास के वो सारे ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिनका मास एंड वॉल्यूम हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। पहला आता है एग्जांपल, जो कि मैटर्स के एग्जांपल। किसके, मैटर। तो पेन एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हाँ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो पेन मैटर होगा। पेंसिल, टेबल, एयर। क्या एयर मैटर है, हाँ एयर भी मैटर होता है। देखा होगा एयर को जब सिलेंडर में फिल करा जाता है या किसी बलून में भरा जाता है तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता है और वो सिलेंडर भारी भी हो जाता है। किसी भी गैस को जब किसी सिलेंडर में भरा जाता है तो वो क्या, उसका मास भी होता है, मतलब वो भारी होता जाता है जितनी ज्यादा गैस आप उसमें फिल करोगे। एंड वॉल्यूम की बात करें तो एक बलून को क्या, बलून को फुलाओगे तो देखा होगा कि वो उसका वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ता जाता है। इसका मतलब एयर भी स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो मैटर कौन होते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाइड करे और जिनका मास एंड वॉल्यूम। तो ये कुछ मैटर के एग्जांपल है। अब आते हैं कि नॉन मैटर्स कौन होते हैं। तो नॉन मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, तो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, एग्जांपल के लिए लव, हेट, फीलिंग्स। तो ये सब कभी किसी के लिए कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करते। तो प्यार की बोलते हैं ना, प्यार की दिल में जगह है या नहीं, तो जो प्यार होता है लव, वो कभी भी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लव, हेट एंड फीलिंग्स नॉन मैटर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करता और ना ही इसके पास वॉल्यूम होता है ना ही मास। तो याद रखना, मैटर और नॉन मैटर क्या होते हैं, मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड नॉन मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करते। अब आते हैं अगला टॉपिक, जो कि यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स मैटर्स was made up of 5 constituents, ठीक है, जिन्हें हम बोला जाता है पंच तत्व। इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग जो मैटर होते हैं वो 5 तत्वों से मिलके बने होते थे। उनका ऐसा कहना था, ठीक है, 5 तत्व। कौन से 5 तत्व, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर, जिन्हें हम बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोला जाता है, पंच तत्व। बाई चांस पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए स्कूल के टेस्ट वगैरह में कि पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, मैटर और पंच तत्व क्या होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, इसे नोट करें इस स्लाइड को, हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, मतलब कितनी टाइप्स होती है। स्टेट्स बोलते हैं, यहाँ पर टाइप्स यूज नहीं करते, स्टेट। तो मैटर की 5 स्टेट होती है। पहला आता है सॉलिड, लिक्विड सेकंड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ बीईसी। इसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पांचों स्टेट ऑफ मैटर को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे, वन बाय वन सबकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और क्या क्या बिहेवियर है सबका। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, 5 स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं, जिसमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो काफी क्लोजली होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। लिक्विड की बात करें तो देखो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, गैप होता है, और गैस में काफी लार्ज गैप होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इसे, हम आगे भी पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सॉलिड में ना के बराबर होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, गैस में काफी ज्यादा। प्लाज्मा और बीईसी की बात करें, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको हम अलग से ही एक्सप्लेन करने वाले हैं
लेक्चर में, वन शॉट में। तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक आ रहा है स्टेट ऑफ मैटर के बाद वो आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ से चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ जब जो एक एक्टिविटीज है यहाँ पर वो सब एग्जाम्स में आती है। इसमें पहला टॉपिक आ रहा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है? पहला कौन सा टॉपिक है? फिजिकल नेचर पढ़ रहे हैं मैटर की। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है? तो देख लो यहाँ पे एक ग्लास शीट है, ये ग्लास शीट है। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था जो मैटर है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, लुक लाइक कॉन्टिन्यूअस इन नेचर्स। मैटर्स जो होते थे देखने में ऐसा लगता था कि वो कॉन्टिन्यूअस नेचर शो कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस नेचर का मतलब क्या है? मेरे पास एक ग्लास है, शीशा ग्लास कुछ भी ले लो, एक ग्लास शीट है, ठीक है। ग्लास शीट एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर की तरह लगता नहीं कि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बने हो या फिर उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स या एटम प्रेजेंट है। तो पहला ऐसा माना जाता था कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस शीट लाइक स्ट्रक्चर शो करता था। जो पुराने साइंटिस्ट थे उस टाइम पे तो उनका कहना था जो मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस शीट स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। बट उसी शीट स्ट्रक्चर को मैं अगर जमीन पे गिराऊं, किसकी? ग्लास की शीट्स को, तो पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। दिख भी रहा देखो, डिफरेंट पीसेस में ब्रेक होगी। अब ये डिफरेंट पीसेस में ब्रेक हो गया, इससे ये तो पता चल गया इट नॉट शो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। इट नॉट शो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। दिख भी रहा होगा कुछ पार्टिकल्स बड़े, कुछ छोटे और कुछ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो मैटर जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस शीट स्ट्रक्चर नहीं शो करते, वो स्मॉल एटम मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। स्मॉल एटम एंड मॉलिक्यूल्स के से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखना, कभी पूछा जाए कि मेटल्स लुक लाइक कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो वो कॉन्टिन्यूअस की तरह दिखता है बट एक्चुअली में वो कॉन्टिन्यूअस शीट लाइक स्ट्रक्चर शो नहीं करता। वो क्या होता है? वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, हाँ मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, जो कि हमें यहाँ पर दिख भी रहा है। एक शीट जो थी ग्लास की देखने में लग रहा था कि पार्टिकल से मिलके नहीं बनी है, बट इसको एक सरफेस पे गिराया जाता है तो पीसेस में ब्रेक हो जाता है। तो वो इंडिकेट्स करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एटम मॉलिक्यूल हो सकते हैं, होते भी है। तो ये पहला टॉपिक था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का। तो इस स्लाइड में हमने देखा स्टेट ऑफ मैटर 5 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। एंड फिजिकल नेचर में मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एग्जाम में पूछा जाता है एक्टिविटी के थ्रू। अब आता है नेक्स्ट, से नोट करें, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है नेक्स्ट टॉपिक उसी का फिजिकल नेचर में, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने स्मॉल हो सकते हैं या कितने छोटे। तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी है हमारी टेक्स्ट बुकों में जो कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले। तो मेरे पास ये बीकर है, ठीक है, 1 2 3 इस टाइप से देखो, बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, डॉट 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 डॉट, बीकर नंबर 10, ऐसे अरेंज कर रखे बहुत सारे बीकर्स। तो मैंने एक पानी में क्या करा, ऐड फ्यू क्रिस्टल ऑफ KMnO4। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैग्नेट। क्या होता है? इसका नाम लिखा भी हुआ है, पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट किस कलर का होता है? पर्पल इन कलर। किस कलर का? पर्पल। तो याद रखना ये पूछा भी जाता है, जिसका फॉर्मूला KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट पर्पल कलर का होता है। दोबारा याद रखना किस कलर का? पर्पल कलर। मैं दोबारा बार बार बता रहा हूँ कि जो जितने भी लेक्चर्स है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करे हुए हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हो एक एक चैप्टर को कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन। वन शॉट में हम पूरे चैप्टर को एक ही लेक्चर में कवर करें, इसलिए थोड़ा फास्ट हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। क्लियर? अब क्या आता है इसके अंदर 100 ml क्या है? वाटर। जैसे ही इस वाटर में मैं KMnO4 डालूंगा, KMnO4 इसमें डाला तो इसका कलर क्या हो गया? ये पर्पल, क्योंकि KMnO4 का कलर पर्पल होता है। पर्पल हुआ, ठीक है। अगला बीकर जिसके अंदर 90 ml वाटर था, कितना था? 90 ml वाटर। अब 10 ml इसमें से जो पर्पल कलर है वो मैंने इसमें डाल दिया। जैसे इसमें 10 डाला तो 90 और 10 ये भी हो गया 100। तो बेसिकली यहाँ बोलने का ये मतलब है कि बताओ इसमें से 10 ml निकाल के इस वाटर में डाला है 90 ml में, दोनों में से कौन लाइट हुआ? ये लाइट है और ये डार्क। देन अगेन सेम 10 ml बीकर नंबर 3 में डालेंगे तो अगले बीकर में जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो और लाइट हो जाएगा। फिर ऐसे करते जाएंगे, सॉल्यूशन और लाइट और लाइट और लाइट होता चला जाएगा। तो ऐसे हमने 10 बीकर्स और उसके आगे ऑब्जर्व करते रहो। तो यहाँ पे हमें पता है क्या चल रहा है,
कि हमने फ्यू क्रिस्टल्स डाले थे KMnO4 के, उसने पहले बीकर को तो डार्क पर्पल कर दिया, दूसरे को लाइट, देन और लाइट और लाइट 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 होता चला गया। तो एक क्रिस्टल कितने सारे पार्टिकल से मिलके बना है ये तो पता चल रहा है, क्योंकि जो ये पर्पल कलर है अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पर्पल कलर के। तो एक छोटे से क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा है, जिसने नंबर्स ऑफ बीकर को पर्पल कलर करता चला गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि पर्पल कलर दिखना बंद हो जाएगा, बट माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तब भी पर्पल कलर्स दिखेंगे उसमें। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि हमारी इमेजिनेशन से परे है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जो कि लिखा भी हुआ है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। पूछा जाए कितना स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी सोच और समझ से परे। तो ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। कितने? बहुत ज्यादा स्मॉल। तो एक क्रिस्टल KMnO4 का एक बहुत मतलब काफी बड़े टब में भी डालोगे उसको भी स्लाइटली क्या कर देगा, पर्पल कलर। तो मतलब वो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स में ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, किसमें हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर इतने ज्यादा पार्टिकल्स है, तो सोचो एक इतने बड़ा मैटर जैसे कि पेन है, ये कितने पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ये इनफाइनाइट, हम काउंट नहीं कर सकते। और कितने छोटे पार्टिकल्स, वो इतने छोटे कि ना ही हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये एक्टिविटी एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, नोट करें, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें फर्स्ट आ रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो मैटर की जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है। याद होगा अभी अभी अपने पीछे देखा था सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड दिस वन लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बीच में जो स्पेस होता है वो काफी कम होता है, लिक्विड के बीच में दिख रहा होगा, देखो एरो कर दिया, थोड़ा ज्यादा, और गैस के बीच में तो काफी ज्यादा। किसके बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में, गैस के बीच में। लिक्विड थोड़ा सा कम एंड सॉलिड में सबसे कम। बट एग्जाम में जो ये आता है ये एक्टिविटी के थ्रू आता है। किसके थ्रू? एक्टिविटी। ये एक्सप्लेन करो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ पे हमने लिया एक बीकर, ये एक बीकर है, इसके अंदर है वाटर। क्या है? वाटर। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से करा है यहाँ पर, तो ये वाटर जो कि लिक्विड है उसके पार्टिकल्स को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करा है। थोड़ा डार्क ब्लू दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन जो फोन वगैरह में। तो ये जो डार्क है ये वाटर के पार्टिकल्स है, क्योंकि वाटर जो कि ये लिक्विड, और लिक्विड के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, तो बीच में ये एम्प्टी स्पेस जो लाइट स्काई ब्लू से, ठीक है। तो जो डार्क डार्क है वाटर मॉलिक्यूल, क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। अब एक बीकर में पानी भर लिया और बाहर से एक लाइन डाल दी कि इसका वाटर लेवल कितना है। तो मैंने एक मार्कर से एक लाइन डाल दी पर्पल कलर के कि वाटर का लेवल कितना है। अगेन उसमें क्या करा हमने, करा ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट। कितना? 1 टीस्पून सॉल्ट। तो उसमें 1 चम्मच नमक या चीनी डाली और उसको घोलना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो नमक या चीनी है वो घुल जाती है पानी के अंदर पूरी। तो क्वेश्चन ये, तब सॉल्ट इसके अंदर घोला गया 1 चम्मच, तो वाटर का लेवल अप होगा, सेम रहेगा, या डाउन होगा? क्या होगा? वैसे तो देखो हम सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, क्या होना चाहिए था? अप। क्या होना चाहिए था? अप। बट वाटर का लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, यहाँ पे हमें दिख भी रहा है जो मैंने सॉल्ट डाले, ये जो ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है ये सॉल्ट है, और जो ये ब्लू कलर से ये वाटर है। वाटर एक लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड। और लिक्विड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमें पता है कि उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है थोड़ा थोड़ा। तो वाटर क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है उसमें जो सॉल्ट है वो जाके ट्रैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा। मान लो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो जगह खाली है ना, तो उस स्पेस में जाके सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। तो दिख रहा होगा सॉल्ट के पार्टिकल बीच बीच में जाके ट्रैप हो गए, फिक्स्ड हो गए, फंस गए वहां पे जाके, जिसकी वजह से वाटर लेवल अप हुआ नहीं। क्योंकि उसने वाटर लेवल को क्यों नहीं अप कर पाया? क्योंकि जगह खाली थी, उधर जाके वो क्या कर गया? ट्रैप कर गया, फंस गया है, इसलिए वाटर लेवल अप
नहीं होता, वाटर लेवल अप नहीं होता। कभी भी वाटर में 1 चम्मच चीनी डालोगे तो पानी का लेवल नहीं बढ़ता, तो वो चीनी जाकर ही अगर वाटर का लेवल अप नहीं हो रहा, तो जो चीनी या नमक है वो वाटर की जो एम्प्टी स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के जो एम्प्टी स्पेस है पार्टिकल के बीच में, क्योंकि वाटर क्या है, एक लिक्विड है, वहां पर जाके ट्रैप हो जाता है। वही सामने लिखा हुआ है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हमने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करा, किसको, सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करा, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट्स इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। स्टेटमेंट को समझना, जब हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करा तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो एम्प्टी स्पेस है किसका, वाटर, वहां पे जाके फिक्स्ड हो गया, ट्रैप हो गया। सॉल्ट गेट्स इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, देयरफॉर द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम, देयरफॉर लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम या फिर कांस्टेंट, तो वाटर का लेवल अब नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी से ये तो कंफर्म हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, इस एक्टिविटी ने ये प्रूव कर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो इसे नोट कर लेना, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिलेगा नोट्स के साथ, बाकी किसी बुक और दूसरे किसी के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर डेफिनेशन हर चीज के नोट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे इंसेंस स्टिक है, जिसे बोलते हैं अगरबत्ती। एक अगरबत्ती बुझी हुई है, मतलब एक जल रही है जिसमें से धुआं निकल रहा है, खुशबू आ रही है। देखा होगा जो बुझी हुई अगरबत्ती होती है उसकी स्मेल नहीं आती, जब जैसे उसे जलाते हैं तो उसके जो धुआं निकलता है पूरे रूम को फ्रेगनेंस कर देती है, मतलब स्मेल हो जाती है काफी अच्छी पूरे रूम में। ऐसा क्यों कि जली हुई अगरबत्ती की तो स्मेल काफी दूर तक आ रही है और बुझी हुई की नहीं आती। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम एक टॉपिक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और मेन टॉपिक है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं? तो देखते हैं। तो पहला वर्ड आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो कि एक फिजिक्स का टर्म है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिखा हुआ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मोशन या ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मोशन, ठीक है, ड्यू टू देयर मोशन। कुछ एग्जांपल है, तो मान लो ये पेन है, ये पेन को मैं यहाँ पर गर्म, पेन को यहाँ से आगे की तरफ फेंक रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई ना कोई तो एनर्जी स्टोर होगी जो यहाँ से वहां तक जा रहा है। इस एनर्जी को बोलते हैं, जो मोशन के थ्रू है, मोशन के वजह से, उसी को बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको डिटेल में हम फिजिक्स के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में पढ़ेंगे भी। एग्जाम्पल के लिए ब्लोइंग विंड, हवा का बहना, जो कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। फॉलिंग कोकोनट, कोकोनट ऊपर से गिर रहा है, कोई ना कोई तो एनर्जी होगी जो उसको ऊपर से नीचे के लिए ला रही है, उसी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और भी बहुत सारी एनर्जी होती है उसके बीच में, बट अभी हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। मूविंग ब्लड या फायरिंग अ बुलेट, अगर एक बुलेट को फायर करते हैं तो यहाँ से सीधा बुलेट जा रही है अपने टारगेट को पेनिट्रेट, तो वहां पे भी मोशन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, वो सब काइनेटिक एनर्जी। तो इस डेफिनेशन को अभी हम यहीं पे करते हैं। अब आते हैं अपने इस वाले टॉपिक पे। तो अब पार्टिकल्स के बीच में भी काइनेटिक एनर्जी होगी, पीछे आते हैं। अगर मैं बोलूं ए बी सी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसके पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे, कौन करेगा, जिसके बीच में स्पेस ज्यादा होगा उन्हीं में तो मूवमेंट होगी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस के बीच में एम्प्टी स्पेस इतना ज्यादा है कि उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं खुद से भी एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर से भी और खुद से भी टकराते हैं। मतलब खुद से मतलब एक दूसरे पार्टिकल से, खुद से का मतलब यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो खुद एक दूसरे से भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोलिजन किस में हो रहा होगा, गैस में। इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम मोशन की वजह से हो रहा है ना एक दूसरे से कोलिजन, इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड, लिक्विड, गैस में से किसका ज्यादा होगा, गैस का। किसका, गैस का, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखना, ये तो फिजिक्स में टर्म पढ़ेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाता है, जिसको हम यहाँ पे समझते हैं। तीनों का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं, इसमें भी टेम्परेचर दे रहा हूँ T, इसका भी टेम्परेचर बढ़ा देते T, और इसका भी टेम्परेचर T। तीनों का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं
तो मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और एक्साइटेड होंगे। क्या होंगे? एक्साइटेड। हर एक मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्व करके एक्साइटेड होता है और एक्साइटमेंट में वो क्या करेगा? एक दूसरे से कोलाइड। सॉलिड में तो स्पेस है नहीं, तो कोलाइड एक दूसरे से कर नहीं पाएगा, तो वो क्रैक कर जाता है। क्या कर जाता है? क्रैक। तब एनर्जी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लिक्विड के केस में कोलिजन होगा, जिसे बोलते हैं बॉम्बार्डेड कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होगा थोड़ा बहुत। पर गैस में इतना स्पेस है, इसके मॉलिक्यूल फास्ट फास्ट टकराएंगे, फास्ट फास्ट। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस। गैस की पहले से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी ज्यादा ही रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे पता चल रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है। अब मे बी ये आपको समझ आ गया हो, जो सामने दो फिगर बने हुए, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, एक बुझी हुई है एक जली हुई, तो बताओ किसकी स्मेल दूर तक आएगी? अब हमें पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब उसको जलाया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया। मतलब जो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल के साथ कोलाइड करे फास्ट, और कोलिजन करते करते वो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाते हैं। इसीलिए जली हुई अगरबत्ती की स्मेल घर में, पूरे घर में हो जाती है। लिखा हुआ था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इससे ये तो कंफर्म होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो मूवमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है, कोलिजन जो होता है फास्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो ये था हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी मेन कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए गर्म खाने की स्मेल दूर तक जाती है और ठंडे की पास तक रहती है, क्योंकि गर्म खाने के जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होके जो उसकी एरोमा, स्मेल है, फ्रेगनेंस, ऑडर, वो पूरे रूम में स्प्रेड कर देती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे नोट कर लेना। बाकी काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में विद डेरिवेशन फिजिक्स के चैप्टर में हम करेंगे, और चैप्टर ऑलरेडी डाला हुआ है, जाके कर सकते हो वर्क एंड एनर्जी में। तो इसे नोट करें। इसका लेते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या समझा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका मूवमेंट ज्यादा। इसे नोट करें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे दो बीकर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सारे एग्जाम्पल्स है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हमारे पास दो बीकर है, सामने दिख भी गया होगा। दो बीकर थे, दोनों में क्या था? वाटर। एक में हनी डाला है, एक ड्रॉप, जो कि बॉटम में जाके सिंक कर गया, दिख रहा है ना बॉटम में जाके। और दूसरे में डाला ये ब्लू कलर की इंक। अब जैसे इंक डाली इसमें, तो वो स्प्रेड कर जाती है अपना। बीकर्स को हिलाना नहीं है, दो बीकर रख लिए, एक में एक ड्रॉप हनी डाला और एक में एक ड्रॉप इंक। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हनी तो बॉटम में जाके स्टक हो जाए, जिसे बोलते हैं कि सिंक हो गया, और जो इंक है वो स्प्रेड आउट हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए एक और टर्म पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक और टर्म। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन। ये बायो वाला डिफ्यूजन नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, जो कि डेफिनेशन बोलता है इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर का इंटरमिक्स होना अपने आप, दो डिफरेंट मैटर का इंटरमिक्स होना अपने आप, जो कि क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। यहाँ पे लिखा होगा देखो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का इंटरमिक्स होना, वो भी ऑन देयर ऑन, अपने आप, जो कि कहलाता है डिफ्यूजन। तो याद रखना, दो मैटर अगर अपने आप इंटरमिक्स कर रहे हैं, मतलब मिल रहे एक दूसरे में, तो इस टर्म को हम बोलेंगे, इस टर्म को बोलते हैं हम डिफ्यूजन केमिस्ट्री में। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जैसे कि दो परफ्यूम को अगर मैं यहाँ पे स्प्रेड कर दूं, मतलब परफ्यूम को यहाँ पे ऑन कर दूं, तो दोनों के पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एयर के साथ भी। तो इसको भी बोल सकते हो आप डिफ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से? तो इस टर्म को बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, जैसे काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता था, सिमिलरली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन का जो रेट है, स्पीड है, वो ज्यादा हो जाएगी, जल्दी जल्दी एक दूसरे में डिफ्यूज, मतलब इंटरमिक्स कर जाएंगे। ठीक, नीचे वाले के लिए भी एक एग्जांपल लेंगे अभी आगे, पहले ऊपर का देखते हैं।
तो इंटरमिक्स करना, तो हनी और इंक दोनों का डाला जा रहा है, तो हनी स्प्रेड नहीं हो रहा और इंक स्प्रेड कर रही है, तो आप रीजन देखते सकते हो ड्यू टू डिफ्यूजन। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स इंटरमिक्स कर रहे अपने आप, इस टर्म को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर? और साथ के साथ ये भी बोल सकते हैं, देखो अब दूसरा क्वेश्चन की इंक, चलो ये तो डिफ्यूजन से पता चल गया, इंक स्प्रेड इसमें स्प्रेड कर जा रही है, हनी क्यों नहीं कर रहा? ये भी तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर थे। तो इसके लिए एक और एक्सप्लेनेशन देख लो। अगर मैं हनी को बोलूं तो वो थोड़ा थिक होता है, डार्क डार्क जिसे बोलते हैं थिक, और जो इंक होता है वो थोड़ा लाइट होता है। क्या होता है? लाइट। हनी क्या है? थिक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स का क्या होगा? ज्यादा होगा। हनी के जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक, इसलिए वो इंटरमिक्स नहीं कर पाता वाटर के अंदर अपने आप। देयरफॉर इट स्प्रेड स्लोली, या फिर बोल सकते हैं इट डिफ्यूज स्लोली। ठीक है, तो हनी के जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफी ज्यादा होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसे इंटरमिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पे जो इंटरमिक्सिंग है वो स्लोली होगा या फिर ना के बराबर होगा। लिखा हुआ है देयरफॉर इट स्प्रेड स्लोली, या फिर और करके लिखा हुआ है इट डिफ्यूज स्लोली। अगर मैं इंक की बात करूं सेम, तो इंक के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो काफी कम है, जिसकी वजह से इंक को जैसे ही वाटर में डाला तो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खो देगा और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इजिली डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए वो अपने आप स्प्रेड आउट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ इंक इज वीक, देयरफॉर इट स्प्रेड और डिफ्यूज इजिली। क्लियर? तो आज के बाद कभी भी पूछा जाए कि हनी स्प्रेड नहीं होता और इंक स्प्रेड कर जाती है, तो इंक कर रही है डिफ्यूजन के वजह से। दूसरा क्वेश्चन, फिर हनी क्यों नहीं कर रहा? वो भी तो मैटर है, तो वहां पे बताएंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हनी के पार्टिकल के बीच में वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू इंक। तो इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि जो इंक के पार्टिकल है वाटर के अंदर अपने आप स्प्रेड कर रहे हैं, मीन्स कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहे थे, इसीलिए तो स्प्रेड करें। तो इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, इस प्रॉपर नोट्स कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वहां पे एक टर्म थी, मैंने बोला था नीचे एक नोट लिखा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, इसको एक्सप्लेन करना है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, कैसे? देखो, दो बीकर है, एक में हॉट वाटर एंड एक में कोल्ड वाटर। हमने ये ऑब्जर्व भी करा होगा, ठंडे पानी में जब चीनी को घोला जाता है तो घुलती नहीं है, बट गर्म पानी में इजिली खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये रहा हॉट वाटर, वो रहा कोल्ड वाटर, दोनों में KMnO4 का एक एक क्रिस्टल डाला जा रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का होता है और पर्पल कलर से बनाया भी हुआ है। एक एक क्रिस्टल दोनों में डाल दिया। हॉट वाटर में जैसे क्रिस्टल गया, हमें कुछ नहीं करना, बस पानी एक में गर्म था एक में ठंडा, बस एक एक क्रिस्टल डाल के छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। हॉट वाटर का कलर पर्पल हो जाएगा तुरंत, इंस्टेंट। बट जो एकदम चिल्ड वाटर है, ठंडा है, कोल्ड वाटर, उसमें जो क्रिस्टल है वो बॉटम में जाके सिंक कर जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे इंटरमिक्सिंग भी फास्ट होगा। और यहाँ साथ ही साथ और भी कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर जब इस पर्पल क्रिस्टल का बढ़ा तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे, तो इसके पास मूव करने का स्पेस नहीं होता सॉलिड में, जो इसलिए KMnO4 का क्रिस्टल गर्म पानी में जाते क्रैक अपना आप चूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिफ्यूजन की टर्म की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से टेम्परेचर भी ज्यादा है, डिफ्यूजन भी हो रहा है, तो वो इंटरमिक्स कर जाएगा अपने आप। बट ऐसा ठंडे पानी में नहीं हो रहा। ठंडे पानी की वजह से जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को एकदम पकड़ के रख रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंटरमिक्स नहीं कर पा रहा। तो गर्म पानी में क्यों हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन घटता है। क्लियर? तो ये था इन तीनों एक्टिविटीज से फाइनली हमें पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअस मूव करते हैं, चाहे इंसेंस स्टिक वाला एग्जांपल ले, हनी वाला ले, हनी इंक वाला, या फिर हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। इसको नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो कि नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? हाँ, करते हैं, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड्स का होता है काफी ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा वीक और गैस के तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो लिखा भी वही सेम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, जो कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस, जो कि ऑर्डर भी लिखा हुआ है सॉलिड लिक्विड गैस। और इस डायरेक्शन में जाऊं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रही है, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड, इस डायरेक्शन में जाऊं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं,
आयरन और चौक, आयरन और चौक दोनों ही सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, फिर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयरन का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए वो क्या सॉलिड तो है दोनों, दोनों में से किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है आयरन, उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, या बोल सकते हो उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम हो, मतलब कम होता है चौक के कंपेयर में। तो इसको नोट करें। हम आते हैं स्टेट ऑफ मैटर, इससे अगला टॉपिक। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अब हम आते हैं चैप्टर के क्या स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी को। तो स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टार्टिंग में बताया था स्टेट ऑफ मैटर 5 टाइप के पढ़ने हमें यहाँ पे, 5 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो पहले कवर कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का अरेंजमेंट हमने देख ही लिया है, लिक्विड का भी देख लिया और गैस का। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब सॉलिड जो होता है, सॉलिड है, इसकी शेप भी डेफिनेट है, इसको मैं कहीं पे भी ले जाऊं इसका वॉल्यूम भी यही रहेगा और शेप भी सेम। दूसरी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जो इसके ये एटम्स दिख रहे हैं, इसके जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसके जो ये पार्टिकल्स है, इसके बीच में डिस्टेंस ना के बराबर होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, ये लिखा ना, ठीक है। अब आता है इनके बीच में अट्रैक्शन कितनी है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा किसमें अट्रैक्शन, सॉलिड में। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होती है और सॉलिड में लो। तो लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी लो। साथ ही साथ लिखा है दैट इज दे कैन वाइब्रेट ऑन दे ओनली देयर मीन पोजीशन। सॉलिड के जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट बोल सकते हो, हाँ वाइब्रेट करते हैं, इसलिए हीट करने पे वो सीधा क्रैक होते हैं। अगर ग्लास के बर्तन को, शीशे के बर्तन को चूल्हे पे रखे और खाना बनाओगे तो वो क्रैक कर जाता है, क्योंकि वो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं और उनके पास तो स्पेस है ही नहीं, जिसकी वजह से वाइब्रेट करने की भी जगह नहीं है, तो वो क्रैक कर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट आ रहा है सॉलिड नॉट शो फ्लूइडिटी। तीनों को अगर मैं यहाँ पे एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस को यहाँ पर ऐसे गिराता हूँ तो सबसे ज्यादा दूर तक कौन जाएगा, गैस इस रूम से बाहर निकल जाएगी। लिक्विड थोड़ी दूर तक फ्लो करेगा और सॉलिड करेगा नहीं, टूट ही जाएगा या फिर नीचे जाके गिर जाएगा। तो फ्लूइडिटी इसी को बोलते हैं फ्लो करना, जो कि सॉलिड में होती ही नहीं है। ठीक है, और रिजिडिटी का मतलब होता है जिद्दीपन, कठोर, हार्ड। तो रिजिडिटी सबसे ज्यादा सॉलिड में, सॉलिड सबसे ज्यादा रिजिड होता है, एकदम हार्ड। एग्जांपल लिए स्पॉन्ज, रबर, आयरन, नेल, ईटीसी। स्पॉन्ज सॉलिड की कैटेगरी में आता है। अब बोलोगे उसको तो प्रेस करने पे उसकी शेप बदल रही है, शेप नहीं बदल रही, उसके अंदर जो एयर ट्रैप होती है वो बाहर आ जाती है, वापिस छोड़ोगे तो एयर अंदर आ जाएगी, तो उसने अपनी शेप को नहीं चेंज करा। तो स्पॉन्ज किस में आता है, सॉलिड की कैटेगरी। नेक्स्ट आता है रबर को स्ट्रेच करा जाता है तो खिंच जाती है, फोर्स, उस फोर्स को छोड़ दो तो रबर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो वो भी सॉलिड की कैटेगरी में, शेप नहीं बदली है। आयरन नेल, लोहे की कील, जो कि सॉलिड होती है। तो सॉलिड के ये पॉइंट थे। अब यही सारे पॉइंट लिक्विड एंड गैस के लिए भी पढ़ने सेम, तो इसे नोट करें। हम आते हैं लिक्विड और गैस को एक साथ कवर करेंगे, तो इसे नोट करना। तो अब आता है देखो लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के अगर पॉइंट्स आपने पढ़ लिए, समझ लिए, तो लिक्विड गैस की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखने नॉर्मल। तो वहां पे क्या था, सॉलिड में डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो लिक्विड की बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डाल दो, पानी में, गिलास में डालोगे तो गिलास की शेप, बोतल में डालोगे तो बोतल की शेप, बट वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड, डेफिनेट। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर ही होगी, चाहे उसे जग में डालो या ड्रम में डालो, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता। ठीक है। सेकंड, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लार्ज होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है। देखो दिख रहा है ना, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, ठीक है, पर गैस से कम है। लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में कम है क्योंकि दूर दूर है इसके पार्टिकल्स। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा होती है। लिखा भी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर हायर देन सॉलिड। ठीक है, हायर देन सॉलिड। नेक्स्ट, लिक्विड फ्लूइडिटी शो करेगा, हाँ करता है, लिक्विड और गैस दोनों ही करते हैं। रिजिडिटी नहीं, लिक्विड रिजिडिटी शो नहीं करता।
कौन करता है रिजिडिटी शो? ओनली सॉलिड। एग्जांपल के लिए ऑयल, वाटर, जूस सब क्या है? लिक्विड। क्या है? लिक्विड। अब आता है गैस। सॉलिड लिक्विड को पढ़ लिया तो गैस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस कुछ कुछ पॉइंट्स अपोजिट चलेंगे किससे? सॉलिड से, और कुछ कुछ सेम होंगे लिक्विड के। पहला, गैस की कोई शेप होती है? नहीं, गैस की कोई भी शेप नहीं होती, इनडेफिनेट शेप। अब वॉल्यूम की बात करें, क्या वॉल्यूम होता है गैस का? गैस का वॉल्यूम भी नहीं होता। कहने का मतलब है इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है क्या बेसिकली? क्या गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है? इसका मतलब क्या है कि 1 किलो गैस है मेरे पास, एक इतने बड़े कंटेनर में डाल रहा हूँ एक बार उसे, और एक बार इतने बड़े में। तो गैस क्या करती है? जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करती है। क्या करते हैं? पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करती है। गैस का इसलिए अपना वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है वही उसका वॉल्यूम है। छोटे कंटेनर में डाला तो छोटा वॉल्यूम, उसी गैस को निकाल के बड़े कंटेनर में डाला तो बड़ा वॉल्यूम। तो गैस जो होती है वो बेसिकली करती है क्या है? पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई। इसलिए बोला जाता है गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। गैस का कभी भी वॉल्यूम निकालना है तो उस कंटेनर का निकालना होता है जिसमें उसको हमने फिल करा हुआ है। तो अगला पॉइंट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा गैस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी वेरी लार्ज। सबसे कम सॉलिड में, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। तो वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, जो कि पीछे पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी गैस की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उनके बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है। गैसियस फ्लूइडिटी शो करती है, हाँ सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी गैस फ्लूइडिटी शो करता है, और लिक्विड भी, पर गैस सबसे ज्यादा करती है, सॉलिड तो करता ही नहीं। इंपॉर्टेंट। रिजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड करता है, गैस नहीं करते। एग्जांपल के लिए O2, CO2, N2, हमने कुछ एग्जांपल ले लिया। तो ये था हमारा पीछे सॉलिड्स के पॉइंट, इसे नोट करना। और ये दोनों है लिक्विड एंड गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है डिफरेंस बिटवीन, स्टेट ऑफ मैटर्स में डिफरेंस लिखो, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसे नोट कर लेना अपने नोट्स में। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसे नोट करो। ठीक है, अगला आ रहा है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो जनरली सब पढ़ लेते हैं, तो मेन यहाँ पे अगला आ रहा है कौन? प्लाज्मा एंड बीईसी। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा होता ही क्या है? प्लाज्मा होता है क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो पहले समझ लेते हैं होता क्या है। कभी भी गैसियस सब्सटेंस को सुपर हीट करूं, मेरे पास गैस है यहाँ पे, मैं उसको सुपर हीट कर रहा हूँ या फिर ओवर हीट। सुपर और ओवर हीट का मतलब है कि कई हजारों या कई लाखों डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करा जाए। अगर गैस को कई हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस पे हीट करा जाए तो वो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर। दोबारा समझना, जब गैस को हीट करा जाता है सुपर हीट, तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर। कौन से आयंस? कैटायन की बात हो रही है यहाँ पे। कैटायन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयंस। कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयन। तो तब गैसेस को हीट करा जाए, देखो फिगर में दिख रहा है, जब गैसेस सब्सटेंस को सुपर हीट या ओवर हीट, हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस पे हीट करा जाए, तो वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर बन जाती है। किसका? आयंस, मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पूरे स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है वैसे सब कुछ। और कौन से आयंस है? कैटायन। और कैटायन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयंस। कौन से? पॉजिटिव चार्ज आयन। और इसी मिक्सचर को बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। अब ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन सुपर हीट और ओवर हीटेड ऑफ गैसियस सब्सटेंस। सुपर हीट और ओवर हीट करा जाए गैसियस सब्सटेंस को, तो इट बिकम मिक्सचर ऑफ आयन। वो आयंस का मिक्सचर बनेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स का। इस आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही गैस। प्लाज्मा अपनी एक खुद स्टेट ऑफ मैटर है, बिल्कुल डिफरेंट, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और वो होता है क्या है? मिक्सचर होता है कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स का। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल आ रहे हैं सन। तो ऐसा एग्जांपल कौन है? सन स्टार्स। जिस सन को हम डेली देखते हैं, हाई टेम्परेचर होता है लाखों डिग्री सेल्सियस, वो बेसिकली क्या है?
ना सॉलिड है, ना लिक्विड, ना गैस। उसकी जितनी भी गैस है हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा बन रही है, और प्लाज्मा जनरली ग्लो करते हैं, शाइन करते हैं, इसलिए सनलाइट की रोशनी हमें दिखती है और सन की रोशनी हम डेली देखते हैं। तो एग्जांपल ये था प्लाज्मा, और हमने देख लिया। अगला आता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसे नोट करें, जो है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो प्लाज्मा के बोल सकते हो जस्ट अपोजिट। वहां पे हमने सुपर हीट करा था, तो अब बात हो रही है सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को, मान लो ये पेन है, एक मैटर है, इसको अब हम सुपर कूल्ड कर रहे हैं। सुपर कूल्ड का मतलब उसको -273.15, ये टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। टेम्परेचर को प्लस में तो हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, बट नेगेटिव की बात करूं तो एक लास्ट रेंज होती है जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ये वर्ड हमेशा याद रखना, ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट जीरो, जो कि होती है 0 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में उसकी बात करूं तो -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज, सबसे छोटी। इससे नीचे टेम्परेचर कभी होता ही नहीं है, ये लास्ट है अकॉर्डिंग टू साइंस। ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये एक काल्पनिक, ठीक है, यहां तक पहुंचना भी एक तरह से इम्पॉसिबल है, एक लास्ट रेंज है। अगर मैं सॉलिड को, किसी भी मैटर को इसके पास ले जाऊं, जैसे जैसे ठंडा करा जाता है तो पार्टिकल जो है एक दूसरे के पास आते हैं। अब इतना ज्यादा चिल्ड करना है हमें, इतना ज्यादा कि पार्टिकल सारे क्लोज आके, उसके जो पार्टिकल्स है उसके एटम सब क्लोज आके एक सुपर एटम बना दे। क्या बना दे? एक सुपर एटम। और उस स्टेट ऑफ मैटर को बोला जाता है, उस स्टेट ऑफ मैटर को बोला जाता है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखो यहाँ फिगर में समझते हैं, फिर डेफिनेशन। जब एक मैटर है यहाँ पे, ये इसके एटम्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको सुपर कूल कर दिया, कितना? सुपर कूल। इसको बोला गया 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको बोला जाता है हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपोथेटिकल जीरो तो वैसे बोला जाता है, ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है, सॉरी मैंने हाइपोथेटिकल जीरो बोल दिया, एब्सोल्यूट जीरो, ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के पास तक जैसे मैं लेके जाऊंगा तो इसके सारे एटम एक कंडेंस होके एक सुपर एटम का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? एक सुपर एटम। इस टाइम पर, इस स्टेज पर, इस स्टेट ऑफ मैटर को बोला जाएगा बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। लिखा हुआ इट इज डिफाइंड व्हेन सुपर कूल्ड, व्हेन सुपर कूल्ड ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी मैटर हो सकता है, एट एब्सोल्यूट जीरो पर, देन देयर एटम लूजेस इट्स आइडेंटिटी। तब एब्सोल्यूट जीरो पर लेके जाएंगे तो उसके एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे और एक सुपर एटम बन जाएंगे एंड बिकम अ सुपर एटम। दिस इज नोन एज बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या था? जब सुपर हीट करा जाता है तो प्लाज्मा बनता है, गैसीय सब्सटेंस को सुपर हीट करोगे, और किसी को भी, कोई भी मैटर या गैसीय सब्सटेंस को सुपर कूल करा जाता है तो बीईसी बनता है। तो इसे नोट करें, वहां पे वो एब्सोल्यूट जीरो याद रखना। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमने पांचों स्टेट ऑफ मैटर कर लिया है, फोर्थ थी प्लाज्मा एंड फिफ्थ थी हमारी है बीईसी। क्या थी? बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कौन सी है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। किस पर? नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है यहाँ पर कौन सी? नेक्स्ट है हमारा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो इसके अंदर हमें पढ़ना है, हाँ, तो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। कैसे? बाय इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है यहाँ पर, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? हाँ, पहला रहा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रेशर को भी चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं किसको? चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज ऑफ प्रेशर। तो कैसे कैसे मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, जिसके अंदर पहला टॉपिक आएगा लेटेंट हीट। ठीक है, इस पोर्शन के अंदर हमें पढ़ना है लेटेंट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ये मेरे पास एक बीकर है, क्या है? एक बीकर, ठीक है। तो यहाँ पे एक है हमारे पास बीकर, इस बीकर के अंदर क्या है? आइस क्यूब। क्या है? आइस क्यूब। और एक थर्मोमीटर लगा हुआ है, नीचे बर्नर है। बर्नर ऑन करने से पहले
इस आइस का जब मैंने थर्मोमीटर से टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही बर्नर को ऑन करा तो आइस को मैंने मेल्ट करा है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आइस को मेल्ट कर रहा हूँ, नॉट बॉइल। जैसे आइस मेल्ट होगी तुरंत बर्नर को स्टॉप कर दिया। क्या कर दिया? स्टॉप। सिर्फ बर्फ को क्या करा है? मेल्ट करा है। जैसे बर्फ मेल्ट हुई, आइस मेल्ट होगी तो वो ठंडे पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या? कोल्ड वाटर। तो उस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर अगेन मैंने नोट करा तो कितना आ रहा है हमने? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तब मैंने आइस को मेल्ट करा, आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस था। बर्नर से जो हीट दी है उसने आइस को मेल्ट कर दिया है। उस ठंडे पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो हीट दी जा रही है तो वो आखिर हीट गई कहाँ पर कि टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो वो हीट जा कहाँ पे रही थी? ठीक है, और कहाँ पे जा रही थी? वो लेटेंट हीट के फॉर्म में जा रही थी। किसके? लेटेंट हीट। तो आज समझते हैं लेटेंट हीट का क्या होता है इसमें। तो उससे पहले यहाँ पे देख लो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पता होना चाहिए बेसिकली। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट करता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन की बात करें तो 273.15 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन आगे वो भी कवर करेंगे हम इसमें। फिर आता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का फ्रीजिंग दोनों ही 0 डिग्री होता है। कहने का मतलब है 0 डिग्री पर ही बर्फ पिघलती है और 0 डिग्री पर ही वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए दोनों 0 डिग्री। और केल्विन में बात करें थे 273.15। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, आइस को जब मेल्ट करा गया बर्नर के थ्रू हीट देकर तो आइस तो कन्वर्ट होगी वाटर में, बट टेम्परेचर रिमेन सेम, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टेम्परेचर रिमेन सेम व्हेन आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर। टेम्परेचर क्या है? रिमेन सेम। टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम था जब आइस को कन्वर्ट करा गया वाटर में। ऐसा किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोल लो या लेटेंट एनर्जी। लेटेंट का मतलब होता है हिडन एनर्जी, छुपी हुई ऊष्मा, छुपी हुई ऊर्जा। तो ऐसी एनर्जी जो छुपी हुई है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, हिडन एनर्जी। क्या होती है? हिडन एनर्जी। अब लेटेंट हीट होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखेंगे एग्जैक्टली कि लेटेंट हीट के वजह से टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, तो वो हीट आखिर जा कहाँ पे रही है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले दो चार बेसिक टर्म्स देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है, फिर आते हैं इस पे अगेन वापस। तो इससे पहले से नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो याद रखना अभी के लिए कि जब आइस को वाटर में कन्वर्ट करा गया तो यहाँ पे स्टेट तो चेंज हो रही है बट टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यू टू लेटेंट हीट, ड्यू टू लेटेंट हीट। तो इसे नोट करें, नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं हम। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट के बेस, लेटेंट हीट एग्जैक्टली होती क्या है और क्या एनर्जी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो पहला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाए, मतलब मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। किस में? लिक्विड में। एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये जो भी प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जब वो मिनिमम टेम्परेचर, याद रखना एक फिक्स वैल्यू है, वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है फ्यूजन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एक प्रोसेस है, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको फ्यूजन बोलते हैं। और जिस मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो हो जाए, वो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे हो रहा है उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्यूजन और मेल्टिंग में पॉइंट में डिफरेंस क्या है? फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर या बोल सकते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू जहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिक सा पहले तो ये पता होना चाहिए, ये इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है और साथ के साथ वो 0 डिग्री पर ही हो रहा है क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो हम आते हैं वापस। अब आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा था? लेटेंट हीट सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
अब बेसिकली जो हीट दी जा रही है, फिर अगेन वही क्वेश्चन, जो बर्नर से हीट दी तो उसने टेम्परेचर को राइज क्यों नहीं करा, टेम्परेचर को चेंज क्यों नहीं करा, टेम्परेचर सेम क्यों है। तो यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जैसे हम बर्नर से जो हीट दे रहे हैं वो सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लगती है, या बोल सकते हैं बेसिकली कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस बर्नर को, वो सॉलिड मतलब आइस की बात हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करती है विदाउट राइज इन टेम्परेचर। अगर सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड की तरफ। किसमें, लिक्विड की तरफ। जो हमने बर्नर से हीट दी वो आइस के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लगी विदाउट राइज इन टेम्परेचर, और उसने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करा, इसलिए उस एनर्जी का नाम यहाँ पे रख दिया हिडन एनर्जी। इसलिए बोला गया हिडन एनर्जी क्योंकि वो छुपी हुई है, दिख नहीं रही है, ठीक है, वैल्यूज में नहीं दिख रही है थर्मोमीटर में कि कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो लेटेंट हीट करता है क्या, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है, किसके, सॉलिड के। फ्यूजन की बात हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे उसे। तो आइस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करके किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर में, विदाउट राइज इन टेम्परेचर, और इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो डिफाइन कैसे करा जाता है लेटेंट हीट को, वो देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इसलिए बोला है क्योंकि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो जब डेफिनेशन दी गई तो बोला गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहलाएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, या हीट रिक्वायर्ड बोल लो, वो हीट एनर्जी जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे एट मेल्टिंग पॉइंट, वो भी मेल्टिंग पॉइंट पर, फिक्स वैल्यू है यहाँ पर, किस पर, मेल्टिंग पॉइंट, और एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कहलाएगा हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेशन। तो 1 kg, वहां पे हमने 1 kg आइस नहीं ली थी, वो नॉर्मल लिया था, तो आइस को कन्वर्ट हो रहा था सॉलिड से लिक्विड में, वो हीट एनर्जी जो आइस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वाटर, आइस को किसमें कर दिया, वाटर, विदाउट राइज इन टेम्परेचर। तो वो कोई जनरली अगर पूछा जाए तो टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, तो वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में जाती है विदाउट राइज इन टेम्परेचर, ये होता है लेटेंट हीट। तो आई होप ये कवर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बेस का जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले वापस डायग्राम पे आ जाओ। जो हमने एनर्जी दी है वो एनर्जी हमने किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए दी, और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इसमें हो गया वाटर में। दोनों का टेम्परेचर कितना था, 0। अब वो हीट बेसिकली गई किसके पास है, इस वाटर के पास। जो हम बर्नर से हीट दे रहे थे, आइस कन्वर्ट होके किसमें होती जा रही थी, कन्वर्ट स्लोली वाटर में। जो हमने बर्नर से हीट दी वो किसके पास गई, वाटर के पास। किसके पास, वाटर के पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आइस है और ये वाटर है, वो एनर्जी किसके पास गई थी बर्नर से, वाटर के पास। तो आइस और वाटर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो किन के पार्टिकल के पास, किस पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी। तो बेसिकली कॉमनली यहाँ पे हमें दिख भी गया है कि वो एनर्जी किसके पास होगी, वाटर के पार्टिकल के पास। तो वाटर के पार्टिकल के पास 0 डिग्री पे ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस। क्लियर। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो ये रहा, एट 0 डिग्री सेल्सियस पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव मोर एनर्जी, एट 0 डिग्री सेल्सियस पार्टिकल ऑफ वाटर हैव मोर एनर्जी देन आइस एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर ऊपर लिखा भी हुआ है। 0 डिग्री पे जो वो एनर्जी हमने दी थी, आइस कन्वर्ट हुआ था वाटर में, वो एनर्जी हीट किसके पास गई थी, वाटर। तो 0 डिग्री पे कभी पूछा जाए किसके पास एनर्जी या किन पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा होगी, आइस या वाटर, तो आंसर आएगा वाटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक लिखा हुआ है नोट। अब कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, कूलिंग इफेक्ट। तो अगेन आप उस डायग्राम पे आओ, एनर्जी किसके पास ज्यादा है, वाटर के पास। तो कूलिंग इफेक्ट किसके पास ज्यादा होगा, किसके पास, आइस के पास। क्यों, क्योंकि जो हमने ये हीट दी है वो वाटर के पास गई है, तो यहाँ पे ये हीट दी जा रही है वो वाटर के पास जा रही है। ठीक है, हीट एनर्जी जो बर्नर से दी गई थी, तो वाटर के पार्टिकल्स कूलिंग इफेक्ट कम शो करेंगे, भले ही टेम्परेचर दोनों का सेम है, वाटर के पार्टिकल्स कूलिंग इफेक्ट कम शो करेंगे क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट है, एनर्जी है लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो 0 डिग्री पे कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, तो 0 डिग्री पे जो आइस होती है वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करती है वाटर से। कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट। तो किसके पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी, वाटर, और कौन ज्यादा कूल, आइस।
तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, इसे नोट करना। तो इसको अपने नोट्स में प्रॉपर अच्छे से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि 100 डिग्री पे वाटर है, उसको बॉईल करना स्टार्ट करा और वो बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट हो गया। अगेन यहाँ पे पहले देख लेते हैं, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बात करें तो 373.15। 100 डिग्री पे वाटर था, बर्नर से हीट दी गई और वो वेपर कन्वर्ट हुआ। वेपर का टेम्परेचर देखा गया वो भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन फिर अगेन सेम कि जो बर्नर से हीट दी जा रही है, जो बर्नर से हीट दी जा रही है वो आखिर जा कहाँ पे रही है? टेम्परेचर तो राइज नहीं हो रहा, देखो लिखा भी है टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यू टू लेटेंट हीट। वो किस कहाँ पे जा रही है? लेटेंट हीट के फॉर्म में जा रही है। वो वाटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहा है, मतलब लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और वीक कर रहा है, तो किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? रिमेन सेम कांस्टेंट, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जो पीछे भी देखा था। तो ठीक है, और उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं अगला टॉपिक, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम डेफिनेशन, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम गैस। ठीक है, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस, या बोल सकते हैं लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग में क्या था? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। क्लियर? अब वेपराइजेशन क्या होता है? फ्यूजन की तरह सेम वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन होता है वो प्रोसेस, वेपराइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, दैट इज लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। और वेपराइजेशन उस प्रोसेस को बोला जाता है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक टेम्परेचर की रेंज है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर फिक्स्ड। अब यहाँ पर आता है वही क्वेश्चन पिछले वाला सेम कि 0 डिग्री पे आई से 0 डिग्री का था, क्या था? वाटर। तो कौन ज्यादा ठंडा है, कौन गर्म है, सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको वेपराइजेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन सेम डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, वेपराइजेशन है ना, 1 kg लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस बोल सकते हैं या फिर वेपर में, एट बॉइलिंग पॉइंट पर, एट बॉइलिंग पॉइंट पर 100 डिग्री पे। यहाँ पे जो बात हो रही है वाटर की 100 डिग्री पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या वेपराइजेशन, सेम डेफिनेशन है। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड लिखना पड़ता है और वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड से वेपर। अगेन सेम क्वेश्चन, देखो आगे इसको पहले नोट कर लेना, हम आगे आ रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे, पर डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं कि 100 डिग्री का वाटर है और 100 डिग्री का वेपर, स्टीम, वही भाप, कौन ज्यादा बर्निंग इफेक्ट शो करेगा? देखो जो हम बर्नर से एनर्जी दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होके जा रही है? वाटर का दे रहे थे और वो कन्वर्ट हो गया वेपर में। तो वो हीट किस पे के पास गई? लेटेंट हीट के फॉर्म में वेपर। तो जो वेपर है भाप, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, क्या है? ज्यादा एनर्जी। इसलिए जो वेपर है स्टीम, उससे बर्निंग इफेक्ट ज्यादा होता है। कभी अगर 100 डिग्री की स्टीम हाथ पे लग रहा है और 100 डिग्री का वाटर, तो किससे ज्यादा बर्निंग इफेक्ट आएगा? स्टीम, बिकॉज स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है, किसके फॉर्म में? ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में। ठीक है, 100 डिग्री पे कौन ज्यादा इफेक्ट शो करता है? बर्निंग, स्टीम। इसको नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि मैंने क्वेश्चन बोला वो लिखा भी हुआ है। ये आई क्या? देखो, द पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी। 100 डिग्री पे पार्टिकल्स ऑफ स्टीम मोर एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। लिखा भी हो, बर्निंग इफेक्ट ऑफ स्टीम इज हायर देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आता भी क्लास 9 में कि बर्निंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, वाटर या स्टीम? तो स्टीम का बर्निंग इफेक्ट ज्यादा होता है वाटर के कंपेयर में। अब सेम टेम्परेचर पे, वो भी 100 डिग्री पे, दोनों 100 डिग्री पे, पानी है और ये भाप है, 100 डिग्री वाटर है, ये स्टीम है, तो किसका बर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा? स्टीम का। रीजन, इसके पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी है लेटेंट हीट के फॉर्म में जो बर्नर से दी जा रही थी, जिसकी जहां पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था। तो ये होता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट का। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देख लिया कि टेम्परेचर के इफेक्ट से स्टेट चेंज होती है और टेम्परेचर बढ़ता है या नहीं बढ़ता, वो कंडीशन भी हमने देख ली लेटेंट हीट में। इसको नोट करें, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।
क्या प्रेशर को चेंज करके हम स्टेट को बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। जिसमें आ भी रहा, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं और टेम्परेचर को कम कर दूं तो गैसेस को लिक्विफाई करा जाता है। क्या करा जाता है? लिक्विफाई। अब लिक्विफाई का मतलब क्या है? जितनी भी जनरली गैसेस होती है उनको लिक्विफाई के फॉर्म में स्टोर करा जाता है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर घर में होते हैं, एलपीजी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी जो कि पूछा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई, लिक्विफाई मतलब उसको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करा जाता है। कैसे? लिखा हुआ है प्रेशर को बढ़ा दें। तो यहाँ पे हमने लिया पहले समझने के लिए, एक पिस्टन है, ठीक है, ये कंटेनर है और इसको लगा दिया एक पिस्टन। पिस्टन जैसे कि सिरिंज के पीछे होता है, हम प्रेस करते हैं उसे पिस्टन बोलते हैं। तो इसके अंदर फिल कर दी गैस, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है गैस, ठीक है। ऊपर से हम जैसे ही प्रेशर को अप्लाइड करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स थोड़े पास आएंगे। देखो प्रेशर को अप्लाइड करा, गैस के पार्टिकल थोड़े पास आए। गैस के पार्टिकल थोड़े से पास आए तो किस में कन्वर्ट होते हैं? जब पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है थोड़ा सा कम हो जाए, ज्यादा गैस होता है थोड़ा कम हो जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड। तो प्रेशर को बढ़ा के हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे लिखा भी हुआ एक वर्ड डिक्रीजेस टेम्परेचर। अब डिक्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब क्या है? और जब गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाए जाते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कंटेनर के साथ भी कोलिजन होता है। इस कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है जिससे कंटेनर ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए इस हीट एनर्जी को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ता है, डिक्रीज। इसलिए कभी भी जब लिक्विफाई करा जाता है प्रेशर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ता है। इसलिए जैसे प्रेशर बढ़ा तो इस कंटेनर का टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके वो गैस लिक्विफाई हो पाएगी, मींस लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं इसका प्रेशर और बढ़ा दूं, प्रेशर और बढ़ा दूं तो लिक्विड का प्रेशर जैसे बढ़ाएंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल से पास पास आ जाएंगे और कैसा बिहेव करे? सॉलिड। तो वो कन्वर्ट होगी सॉलिड। किस में कन्वर्ट होगी? सॉलिड। ये इसलिए बताया गया, ये वही सॉलिड है जैसे कि ड्राई आइस। ड्राई आइस अभी आएगा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी। तो वापस आते हैं, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हाँ, प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर कम करके गैसेस को लिक्विफाई करा जाता है, गैसेस को लिक्विफाई। और प्रेशर अगर मैं और बढ़ा दूं तो वो गैस किस में कन्वर्ट होगी? सॉलिड में। इसका एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 इसको बोला जाता है ड्राई आइस। क्या बोला जाता है? ड्राई आइस। तो आपने सॉलिड CO2 देखे भी हो या नहीं भी देखे तो कोई नहीं, सॉलिड CO2 मतलब ड्राई आइस को अगर मैं यहाँ पर हाथ पे रखूं तो वो जो आइस है वो सीधा कन्वर्ट हो जाती है किसमें? गैस में। वो सॉलिड से सीधा कन्वर्ट हो जाती है गैस में। और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। बट अभी देख लो, जब ये सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उस आइस का कूलिंग इफेक्ट ये सारा कहाँ पे आ जाएगा? इस हाथ पे, मेरे हाथ पे जो पाम पे है, हथेली पर। अगर मैं ड्राई आइस को वाटर के अंदर डालूं तो डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती है किसमें? गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। और उसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो उस वाटर के अंदर चला जाएगा और वाटर इंस्टेंट क्या हो जाएगा? ठंडा। कैसे समझेंगे अभी देखो, इट नॉट वेट द सरफेस बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस। ड्राई आइस सरफेस को वेट नहीं करता, गीला नहीं करता, बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर विदाउट लिविंग लिक्विड, बिना लिक्विड को छोड़े। अब ड्राई आइस का यूज क्या करा जाता है? मान लो एक बीकर में वाटर है, उस पानी को तुरंत जमाना है, तुरंत मतलब कुछ मिनटों के अंदर जमाना है, तो क्या करोगे? उसके अंदर ड्राई आइस डालो, डाल दे रहे हो धीरे धीरे करके। जैसे ही ड्राई आइस डालोगे तो ड्राई आइस होती क्या है? देखो मैंने प्रेशर करके उसे सॉलिड में कन्वर्ट करा है। अगर ये पिस्टन को मैं हटा दूं, इस पिस्टन को हटा दूं, ये जो सॉलिड है वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगी अपनी इनिशियल स्टेट जो कि है गैसेस स्टेट। किसमें? गैसेस स्टेट। ये ड्राई आइस थी, उस ड्राई आइस को जैसे बीकर में डालेंगे, बीकर में डाला तो वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गई, फिर वो सीधा सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। और अपना कूलिंग इफेक्ट उस वाटर के अंदर छोड़ जाएगी। तो उस पानी के अंदर धीरे धीरे करके ड्राई आइस डालते रहो, वो आइस सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगी और अपना कूलिंग इफेक्ट उस वाटर में छोड़ देगी और वाटर धीरे धीरे करके ठंडा होगा, कुछ टाइम बाद और ड्राई आइस डालोगे तो जम जाएगा। तो कुछ ही मिनटों में पानी क्या हो जाता है? जम जाता है, एकदम ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप वाटर को फ्रीज कर सकते हो इंस्टेंट। ये होता है ड्राई आइस। जिसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे नोट करें। तो इसमें अगर मैं ड्राई आइस डाल दूं इस वाटर के अंदर, तो ड्राई आइस डालेंगे तो ड्राई आइस क्या है? ये ड्राई आइस है, ये सॉलिड से सीधा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? गैस।
और अपना कूलिंग इफेक्ट इस वाटर में शो डाल देगी, सारा कूलिंग इफेक्ट। तो पानी क्या हो जाएगा, एकदम चिल्ड, और बिना वाटर लेवल अप करे, क्योंकि वो गैस निकल गई है, ठीक है, याद रखना वो डायरेक्ट गैस की फॉर्म में। और ड्राई आइस डालते रहो, कुछ टाइम बाद पानी क्या हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है ड्राई आइस का फंक्शन। तो इसे नोट कर ले, ड्राई आइस एग्जाम में पूछा जाता है, एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म भी। और ये भी क्वेश्चन आता है कि गैसेस को कैसे लिक्विफाई करा जाता है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आ रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हो और इंटर कन्वर्जन नहीं पता तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इंटर कन्वर्जन मतलब सारी स्टेट को एक दूसरे में कन्वर्ट करा जाता है। तो किस प्रोसेस का क्या नाम है, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। पहला स्टार्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, पढ़ के भी आया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोला जाता है, फ्यूजन। फिर आता है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, चलो पहले सॉलिड से लिक्विड हो गया फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन। क्या होता है, वेपराइजेशन। फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, गैस से सॉलिड, तो गैस से सॉलिड, ये रहा नीचे गैस से एरो दिख रहा है सॉलिड, डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, जो पढ़ के भी आया। तो गैस से सॉलिड होता है डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस अभी भी पढ़ा था ड्राई आइस, सॉलिड से गैस अभी भी क्या पढ़ा था, ड्राई आइस, जो कि होता है सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड की बात करें, गैस से सीधा सॉलिड, जो शेविंग स्प्रे होते हैं फॉर्म्स, उसमें अंदर गैस होती है, जैसे प्रेस करते हैं तो बाहर फॉर्म आता है, झाग जिसे बोलते हैं ना, और फॉर्म को हम सॉलिड की कैटेगरी में मानते हैं, होता भी है, फॉर्म एक सॉलिड है। तो गैस से सॉलिड का एग्जांपल क्या है, जो शेविंग फॉर्म्स होते हैं। तो गैस से सॉलिड डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के तो और भी एग्जांपल अभी देखेंगे। उसके बाद आता है लिक्विड से सॉलिड, पानी का जमना, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना, जिसे सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग भी बोल सकते हो। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, जो वाटर वेपर है, लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन। तो ये फ्लो चार्ट है, पता होना चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अब नीचे आता है सब्लिमेशन। अगर मैं सब्लिमेशन की बात करूं तो सब्लिमेशन होता है क्या, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसेस में विदाउट लिविंग लिक्विड। व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस विदाउट लिविंग लिक्विड, वही लिखा हुआ है, एग्जांपल है नैप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड एंड सो ऑन। ड्राई आइस भी है, ड्राई आइस भी देखा था, भी सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा था, किसमें किसमें, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। नैप्थलीन बॉल्स, कपूर की गोली, याद होगा कपड़ों में डाली जाती है, या और जो नैप्थलीन बॉल्स होती है वॉशरूम्स वगैरह में भी यूज करी जाती है, वॉश बेसिन के अंदर जो डाली जाती है व्हाइट कलर की गोली, वो भी सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। तो इसे नोट करें, ये था इंटर कन्वर्जन। इसको सही से देखना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है क्लास 9th में इससे। अब आता है कन्वर्जन ऑफ केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए छोटी क्लासेस में ये 273 लिखा जाता है, बट पूरी वैल्यू होती है 273.15। आपकी मर्जी है 15 लिखना है या नहीं लिखना। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15। तो पहला आ रहा है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करा जाता है तो 273.15 ऐड करा जाता है। क्या करा जाता है, 273.15 ऐड। तो 0 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो 0 प्लस 273.15, तो आंसर आ रहा है सेम 273.15। 0 डिग्री जो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। ये भी पूछा जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में लिखो, केल्विन में लिखो, इसलिए बार बार मेंशन करा गया है। फिर आता है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 25 प्लस 273 तो आ जाएगा 298। तो कितना आ जाएगा, 298। तो याद रखना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड। जैसे कि 100 डिग्री को केल्विन में करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 373.15 लिख सकते हो या नहीं लिखो चलता है, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हटा देते हैं छोटे क्लासेस में। तो ये होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो कुछ एग्जांपल ये रहे, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, अगेन 273 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। तो ये पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करा जाता है। क्या करा जाता है, 273 को ऐड। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं केल्विन से डिग्री सेल्सियस, उसमें अपोजिट है, उसमें 273.15 माइनस करना है।
कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। अब 273.15 माइनस करना है। पहला एग्जांपल 298 केल्विन, 298 केल्विन है, इसमें से 273.15 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। पूरा भी माइनस कर सकता हूँ, मैं 273 कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, तो कितना आ गया 25। 373 में से 273 माइनस कर दो तो 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन 300 केल्विन में तो 273 माइनस कर दो, इसमें 273 अब केल्विन दे रखा है और बोला जाए डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो 273 केल्विन दे रखा है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करते हैं, तो आंसर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। आंसर 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक्स है कन्वर्जन, जो कि पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना, पीछे भी देखा है। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज, जो प्लाज्मा वाले टॉपिक में हम अभी भी कवर करके आए। एब्सोल्यूट जीरो होता है केल्विन में, अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट जीरो होता है कितना है, 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और डिग्री सेल्सियस में अगर मैं बात करूं और करके, ये दोनों एक ही है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो होती है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो 0 डिग्री माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। जैसे कि मान लो आपको दे दिया, क्वेश्चन ही दे दिया कि माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 प्लस करते हैं। हमारी इनिशियल वैल्यू यही है, इसी में इतना ही प्लस होगा, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 ऐड करा जाता है। इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 0 केल्विन। तो ये यहाँ पे बताने का मेन मतलब है कि माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन के बराबर होता है, इसलिए दोनों एक ही है, और इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर बोल सकता है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज। पूछा जाए टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज केल्विन में कितनी है, 0 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन। यहाँ पे हम साथ के साथ फ़ारेनहाइट वाला स्केल भी देख लेते हैं, वो भी बाई चांस ऐसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसे नोट करें। नेक्स्ट आता है फ़ारेनहाइट। अब आ रहा है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस 519 फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है, ये फॉर्मूला है। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 519 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और फ़ारेनहाइट को केल्विन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उल्टा हो जाएगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड और इधर जाके प्लस, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। देखो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में हमें आता है, और डिग्री सेल्सियस के से फ़ारेनहाइट में करने के लिए ये रहा फॉर्मूला। तो क्वेश्चन करते हैं, ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो पूछा जाए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कितना होगा। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, थर्मोमीटर जो होता है 98.7 समथिंग जो मेजर करा जाता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। किसमें? फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल भी पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, तो 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इस डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या आ जाएगा, 100, बाकी 5/9 माइनस 32 सेम, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये नीचे जाके डिवाइड, तो 5 से गया 20, ये हो गया 180, 180 में से 32 माइनस वाला इधर जाके प्लस गया तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 212 फ़ारेनहाइट। तो ये होता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का स्केल, जो कि पूछा तो नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तीनों स्केल पता होना चाहिए। तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इवोपरेशन। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवोपरेशन। अब हम देखेंगे इवोपरेशन क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या है, और इवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे शो करता है, उसके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम। तो इसे नोट करें। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है इवोपरेशन। बेसिक सा टॉपिक है, छोटी क्लास से पढ़ के आए हो। तो इवोपरेशन वो फिनोमेना जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद रखनी है इसके इवोपरेशन की डेफिनेशन में। ये एक फिनोमेना है जिसमें क्या है, देखो लिखा हुआ है इन विच द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। अगर ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता तो ये इवोपोरेशन नहीं, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बॉइलिंग। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ये होता है बॉइलिंग। बट अगर किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी, मान लो 100 डिग्री पे, एग्जांपल भी लेंगे भी, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री पे है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री। आपने पानी एक बीकर लिया और वाटर भर के छत पे रख दिया, सनलाइट 100 डिग्री तक नहीं पहुंचती, तब भी जो वाटर है धीरे धीरे करके इवोपरेट हो जाता है, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, स्लो स्लो उसका लेवल डाउन होता जाएगा। अब वहां पे क्या है, टेम्परेचर तो 100 डिग्री जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा, तो फिर लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है उस टर्म को क्या बोला जाए, उसको बोला जाता है इवोपरेशन। क्यों, उसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड किस में हो रहा है, वेपर में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है, बट सनलाइट का जो टेम्परेचर है वो कम है, मान लेते जैसे कि 6, वैसे तो कम होता है 40 के आसपास, 40 मान लेते लो, मानने में क्या है, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस की सनलाइट। अब सनलाइट की जो सनलाइट है वो सरफेस पे टकराएगी, सरफेस से जो पार्टिकल है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, किसमें, गैस में। कि सरफेस के पार्टिकल के पास एनर्जी आएगी और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड होंगे, जिसके बीच में कोलिजन होगा और वो धीरे धीरे अपनी स्टेट को छोड़ देते हैं। ये होता है पूरा फेनोमेना। तो पहली टर्म क्या रहे, याद रखनी है, द फिनोमेना इन विच चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, लिक्विड से वेपर। आगे, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, भले ही इस लिक्विड का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो ये वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, बट 40 पर ही सरफेस से जो पार्टिकल है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं, वेपर में। लिखा भी हुआ देखो लाइन, बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना ये लाइन, बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। 3 कंडीशन याद रखनी है, किसमें, इवोपरेशन में, जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो, पहला, किसी भी टेम्परेचर हो, एट एनी टेम्परेचर, किसी का भी मतलब है, बट बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। 40 डिग्री की सनलाइट थी, सरफेस से पार्टिकल इवोपरेट हो गया, और इस पूरे फेनोमेना को बोलते हैं इवोपरेशन। और चौथी जो लाइन है, चौथा जो यहाँ पे टर्म और लाइन आपको समझना है वो इंपॉर्टेंट है, कि इवोपरेशन एक सरफेस फेनोमेना होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोपरेशन एक सरफेस फेनोमेना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर, बट जो टेम्परेचर बिलो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट से, एंड इट इज अ सरफेस फिनोमेना। जो पार्टिकल है वो सरफेस से जाएंगे, क्यों जाएंगे, अभी मैंने बताया, जो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे सरफेस के पार्टिकल, और एनर्जी एब्जॉर्व करके एक्साइटेडमेंट होती है, आपको भी पता है, हम पढ़ के भी आए, एनर्जी को एब्जॉर्व करके एक्साइटेड होंगे, कोलिजन होगा उनके बीच में, और उनके पास स्पेस नहीं है तो वो अपनी स्टेट को छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, और इस फिनोमेना को इवोपरेशन, क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। अब इवोपरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है वो तो चलो अब बाद में देखेंगे। अब आता है इसके फैक्टर्स क्या क्या है। फैक्टर बिल्कुल बेसिक है, इसको नोट करें। इवोपरेशन के फैक्टर्स की बात करें तो बिल्कुल बेसिक से फैक्टर इवोपरेशन के पहला आता है सरफेस एरिया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ज्यादा होता है। एग्जांपल, कपड़ों को फोल्ड करके सुखाओ या फिर ओपन करके, कौन सा वाला जल्दी सूखता है, जब कपड़ों को ओपन करके सुखाया जाता है, मतलब पूरा फैलाकर। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जो सरफेस से जो वाटर के पार्टिकल है उनके बीच में इवोपरेशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया। ठीक है, लिखा भी रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज सरफेस एरिया। सेकंड आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ता है, सबको पता है। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं और सर्दियों में लेट। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सरफेस के पार्टिकल जल्दी जल्दी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा मिलेगी पार्टिकल्स को अपनी स्टेट को छोड़ने के लिए। तो लिखा भी देखो, इवोपरेशन इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर। थर्ड, स्पीड ऑफ विंड। हवा का इफेक्ट होगा, हाँ, स्पीड ऑफ विंड एयर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। एक को पंखे के नीचे सुखाओ, एक को रूम में विदाउट फैन के, तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है, जो पंखे के नीचे होता है, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स है वो सरफेस से टकराएंगे और सरफेस के जो वाटर पार्टिकल है उसको अपने साथ इवोपरेट करके ले जाएंगे। तो अगर मैं विंड स्पीड की बात करूं तो रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज द स्पीड ऑफ विंड, लिखा है। देन लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इन तीनों से अलग है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ने पे इवेपोरेशन कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब है, अगर मैं बोलूं इस रूम में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब वाटर वेपर यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है, पहले से ही ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है,
तो बताओ कपड़ा जल्दी सूखेगा? नहीं, वो लेट सूखेगा। देखा होगा ह्यूमिडिटी, जब बारिश के मौसम होते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मतलब एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो हो जाता है। सूखे हुए कपड़े भी गीले लगने लगते हैं उस टाइम पर। तो यहाँ पे बेसिकली पता चल रहा है कि हमें क्या, कि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी इवोपरेशन उतना कम। और मान लो तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो यहाँ पे कपड़े स्लो सूखेंगे, और दूसरे रूम में ह्यूमिडिटी है ही नहीं, बिल्कुल एकदम ड्राई है, तो वहाँ पे जो कपड़े वो इजिली क्या कर जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो फैक्टर्स हमने चारों देख लिए, लिखे हुए से नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि इवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट कैसे शो होता है, और उसके कुछ क्वेश्चन, और देन हमारा वन शॉट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पहले चैप्टर का। तो इसे नोट करें। नेक्स्ट अब आ रहा है इवोपरेशन कॉज कूलिंग। क्या इवोपरेशन से कूलिंग होता है? होता है। कैसे, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक बीकर है, देखो एक बीकर है, इसके अंदर ले लिया वाटर। क्या है? वाटर। और ये वाटर के क्या है? पार्टिकल्स। अब वाटर के पार्टिकल्स इवोपरेट करेंगे, क्यों करेंगे? ये साइड से एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं, साइड से सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। देखो देखा भी होगा, अगर मैं यहाँ पे पानी का एक गिलास रख दूं, 3-4 दिन बाद देखोगे तो वाटर लेवल थोड़ा सा डाउन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व करके सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो इवोपरेट कर जाते हैं। ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और ये पार्टिकल्स इवोपरेट कर जाएंगे। अगर आसपास एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब गर्मी का दिन है और आसपास एनर्जी ज्यादा है, और मैंने यहाँ पे पानी रख दिया, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और इवोपरेट कर जाएंगे। अब पड़ोस, मतलब आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया, तो आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? पहले से थोड़ा सा ठंडा। इसी को बोलते हैं इवोपरेशन कॉज कूलिंग। अब इससे कूलिंग प्रॉपर कैसे प्रोवाइड होगी वो हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है? कूल। जो कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एन ओपन बीकर द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग। हाउ इवोपरेटिंग होएगा? हो भी रहा है, बिकॉज पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। क्यों हो रहा है? जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड है वो एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यूरिंग द इवोपरेशन, मेक्स द सराउंडिंग कूल, मेक्स द सराउंडिंग कूल। इसके डेली लाइफ के एग्जांपल अब हम देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू। तो पहले इसको नोट करें। फेनोमेना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ये, कि जो वाटर होता है सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, सरफेस से पार्टिकल इवोपरेट हो जाएगा और सराउंडिंग क्या हो जाएगा? कूल, क्योंकि सराउंडिंग की एनर्जी एब्जॉर्व कर ली है इसने, सरफेस के पार्टिकल्स ने। तो एग्जांपल लेते हैं वन बाय वन। तो इसे नोट करें, हम आते हैं एग्जांपल पे। तो यहाँ पे एग्जांपल आ रहे हैं। पहला, सम एग्जांपल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन फ्रॉम डेली लाइफ। तो मैं रीड भी कर देता हूँ, क्या पता क्लियर ना दिख रहा हो किसी को। पहला आ रहा है, व्हाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर। ये क्वेश्चन है या टॉपिक बोल सकते हो, क्वेश्चन है। स्प्रिंकल मतलब पानी का छिड़काव करना। देखा होगा गर्मियों में छत जब गर्म हो जाती है तो इवनिंग के टाइम में पानी का छिड़काव करा जाता है, और आसपास गार्डन में, पार्क में भी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो मान लो ये छत गर्म हो गया है और आपने वहां पे पानी का छिड़काव करा है। स्प्रिंकल ऑफ वाटर मींस पानी का छिड़काव। अब वाटर को जो स्प्रिंकल कर रहा है, पानी का छिड़काव कर रहा है, वो वाटर उस सरफेस की एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्व कर लेगा, और साथ के साथ आसपास भी जो एनर्जी है उसको भी क्या करेगा? एब्जॉर्व, और एब्जॉर्व करके इवोपरेट कर जाएगा, एब्जॉर्व करके इवोपरेट। अब देखो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके इवोपरेट कर जा रहा है, तो आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? कूलिंग। सेम कॉन्सेप्ट, वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके इवोपरेट हो जाएगा, तो आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा? ठंडा। क्या हो जाएगा? ठंडा। जो कि लिखा भी हुआ, देखो, ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग्स पीपल्स ऑफ्टन स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस और ओपन ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। ठीक है, द वाटर वेपर evaporates by absorbing heat from the ground and the surrounding air. इंपॉर्टेंट, जो वो वाटर है वो इवोपरेट हो रहा है, क्यों? ग्राउंड की हीट को एब्जॉर्व करके, और सराउंडिंग जो हॉट एयर थी उसकी भी एनर्जी को एब्जॉर्व करके इवोपरेट हो रहा है। बाय लूजिंग हीट द ग्राउंड बिकम कूल एंड पीपल्स फील कंफर्टेबल। अब वहां की सारी एनर्जी आसपास की और
उस ग्राउंड की एनर्जी को एब्जॉर्व करके इवोपरेट हो गया है, तो वहां पे क्या लगेगा आपको, थोड़ा थोड़ा कूलिंग, और आप एक कंफर्टेबल फील करोगे, पहले से गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये पहला एग्जांपल था कि इवोपरेशन कॉज कूलिंग। हाँ, इवोपरेशन से कूलिंग होता है। किसको लिख लेना एग्जाम में, ये क्वेश्चन करके आता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ तक है, इसका आंसर उसके बाद लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन करके भी लिख सकते हो या पॉइंट्स करके भी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इसे नोट करें। सेकंड एग्जांपल, pouring ऑफ एसीटोन ऑन पाम। एसीटोन जिसे नेल पेंट रिमूवर बोलते हैं, एसीटोन नेल पेंट रिमूवर। जैसे कि पेट्रोल को भी देख लो, पेट्रोल को जब हाथ में डाला जाता है तो ठंडा लगता है, सिमिलरली एसीटोन को भी हाथ पे टच करोगे तो वो ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों? अब देखो, एसीटोन को जैसे मैं हाथ पे डालू या पेट्रोल को हाथ पे डालू, तो वो हमारी हैंड की जो हीट को है वो एब्जॉर्व कर लेता है, हाथ की हीट को एब्जॉर्व कर लेगा। अगर इसने हीट को एब्जॉर्व कर लिया, एब्जॉर्व करके वो तो हो गया इवोपरेट, और हमें कैसा लगेगा यहाँ पे, ठंडा। क्या लगता है? कूलिंग। तो लिखा भी द रीजन बीइंग दैट द एनर्जी नीडेड फॉर इवोपरेशन इज टेकन फ्रॉम पाम। वो एनर्जी जो इवोपरेशन के लिए उसे चाहिए वो कहां से ले रहा है? हमारे हाथ से, पाम मतलब हथेली से, और वो इवोपरेट कर जाएगा और आपकी जो हथेली है वो ठंडी ठंडी लगेगी। तो पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट बोल लो या लिक्विड्स, वो ठंडे होते नहीं है, बट हम जब टच करते हैं तो हमारी हाथ की हीट को एब्जॉर्व करके इवोपरेट कर जाता है। बाय लूजिंग हीट पाम फील कूलिंग। ठीक है, तो याद रखना, वो हीट को एब्जॉर्व कर लेंगे और यहाँ की हीट को एब्जॉर्व करके लेंगे तो वहां पे हाथ क्या हो जाएगा? ठंडा। नेक्स्ट, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो सर्दियों में कॉटन मतलब सूती की कपड़े क्यों पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ये अच्छे एब्जॉर्वर होते हैं। पहला तो कॉटन जो होता है वाटर को अच्छे से एब्जॉर्व करता है। अगर हम कॉटन की टी शर्ट है, कॉटन ही है, ये स्वेटिंग मतलब पसीने को एब्जॉर्व कर लेगी, उसके बाद जब एयर इससे टकराएगी तो वो इवोपरेट होगा, और इवोपरेट होगा तो हमारी बॉडी की हीट्स भी को भी एब्जॉर्व करके निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा? थोड़ा सा कूलिंग और कंफर्टेबल फील होता है, जो कि लिखा भी हुआ है ड्यूरिंग द समर। क्या है? वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स to keep ourselves cool. The reason being that during summer we sweat or perspire a lot. मतलब आपको पसीने ज्यादा आते हैं हमें। Now cotton is a good absorber of water. तो देखो लिखा भी हुआ है, तो कॉटन होता है एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है, किसको? वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। Therefore it absorbs sweat, पसीने को एब्जॉर्ब करेगा from the body and exposes into the air atmosphere. Due to increase the surface area, sweat evaporate by absorbing heat from the body and the cotton clothes, as a result our body feel cool and comfortable. तो बेसिक सा यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कॉटन है वो अच्छा एब्जॉर्वर होता है, उसने एब्जॉर्वर करा, एयर कपड़े से टकराएगी, यहाँ से जो पार्टिकल इवोपरेट होंगे, और साथ के साथ तब वो इवोपरेट होगा तो आधी हीट हमारी बॉडी से भी ले जाएगा और हमें क्या लगेगा? वो थोड़ा कंफर्टेबल कूलिंग टाइप। ठीक है, तो इसलिए कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। नीचे लिखा हुआ है ऑन अदर हैंड सिंथेटिक क्लॉथ्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, इस टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये स्वेट पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इसमें आपको गर्मी ज्यादा फील होगी और इचिंग टाइप। तो ये इवोपरेशन के ही कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसे नोट कर लेना, हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग आइस कॉल्ड वाटर। फ्रिज से निकाली हुई एक बोतल को मैं यहाँ पर रख दूं तो कुछ टाइम बाद देखते हो कि वाटर बोतल के चारों तरफ वाटर पानी पानी हो जाता है, या फिर एक ठंडे पानी का ग्लास अगर यहाँ पे रखा जाए तो उसके चारों तरफ भी पानी पानी हो जाता है। देखा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स। अब वो वाटर आ कहां से रहे? अब होता है क्या, बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर, आसपास के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। क्या होते हैं? वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जब वो वाटर वेपर किसी ठंडे सरफेस से टकराते हैं, किसी कोल्ड सरफेस से टकराते हैं, तो वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें वाटर दिखता है। तो पानी की बोतल अगर मैं यहाँ पे रखूँ ठंडी, तो उसके चारों तरफ पानी पानी होता है, जो ड्रॉपलेट्स, वो क्या होते हैं? जो वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जैसे कि एग्जांपल लेकर एक बीकर है, इसके अंदर अगर मैं आइस क्यूब्स डाल दूं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इसके बाहर भी पानी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। वो वाटर आ कहां से रहा है? जो आसपास के जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगे इससे टकरा के, और कंडेंस मींस
लिक्विड में कन्वर्ट, जो कि लिखा भी हुआ है, टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए ग्लास टम्बलर, सून यू विल नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस। हाँ, हमें दिखेंगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके आउटर सरफेस पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? रीजन देख लो, दिस इज ड्यू टू रीजन दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, जब वो ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस, जब वो कोल्ड सरफेस से टकराएंगे वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड स्टेट। इसको और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंस होता है, इसलिए लिखा भी हुआ है देखो कंडेंस्ड, विच आर सीन एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो बेसिक सा था, पता होना चाहिए, रीजन लिख लेना, बता दिया। तो वाटर वेपर कोल्ड सरफेस से टकरा के कंडेंस्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कंडेंस। तो नेक्स्ट आ रहा है फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज आइस रब्ड ऑन ए बर्न पार्ट ऑफ स्किन। तब स्किन व्हेन अ फिंगर और सम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट्स बर्न, बॉडी का कोई भी पार्ट, स्किन अगर जलती है तो उसके ऊपर आइस क्यों रब करी जाती है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। रीजन क्या है देख लो, लिखा भी हुआ, वी रब द बर्न पोर्शन विद एन आइस, रीजन वही आएगा इवेपोरेशन लेटेंट हीट वाला, बर्न पोर्शन with an ice, the reason being that due to the burning the temperature of skin is increases। तब बर्न होता है तो टेम्परेचर जो स्किन का क्या हो जाता है? टेम्परेचर ऑफ स्किन बढ़ जाता है, जिससे जलन और पेन होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? आइस रब करते हैं। आइस रब करनी भी चाहिए। रीजन, द एक्सेस हीट फ्रॉम द स्किन इज टेकन आउट बाय द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। जो ये हीट है, एक्सेस अमाउंट में जो हीट स्किन के अंदर आ गई जिससे पेन हो रहा है, जैसे ही आइस को रब करा जाएगा तो आइस किस में कन्वर्ट होती है? वाटर में। जो स्किन की लेटेंट हीट है वो सारी बाहर आ जाएगी, जो गई हुई है, और लेटेंट हीट सारी बाहर आ जाएगी। और देखो स्किन के अंदर जो एनर्जी है वो बाहर आ रही है, जिसकी वजह से पेन क्या हो जाएगा? कम। लिखा भी हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ इंजर्ड स्किन डिक्रीजेस, वी फील लेस पेन। ठीक है, कभी भी अगर स्किन जलती है तो वाटर नहीं डालना चाहिए, आइस से सिकाई करनी चाहिए। तो आइस क्या करता है, जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में बाहर खींच लेता है, जिससे कि जो आपको पेन है वो कम हो जाता है। तो ये था हमारा इवेपोरेशन के कुछ एग्जांपल्स। दो चार वो एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में, कि अर्थन पोर्ट्स, मटके में पानी क्यों ठंडा होता है? जो मटके की जो आउटर स्किन होती है, मतलब बॉडी होती है, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, जिससे वाटर रिंस होके बाहर आता है। क्या होता है? बाहर आता है धीरे धीरे, गीला, हल्का सा गीला हो जाता है। तब उस पे एयर टकराती है, तो एयर वाटर को इवोपरेट करता है, और जब वाटर इवोपरेट करता है तो सरफेस के पार्टिकल इवोपरेट होते हैं, मतलब सरफेस से हीट एनर्जी को लेके इवोपरेट करे जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे करके पानी भी ठंडा होना स्टार्ट कर देता है। तो इवोपरेशन से के कूलिंग इफेक्ट होते हैं। तो इवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, ये हमने देख लिया है। चौथा और पांचवा एग्जाम्पल नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, वैसे लास्ट ही चल रहे हैं, इसको नोट करना। टॉपिक है बॉइलिंग इवेपोरेशन। याद है मैंने पीछे बोला था बॉइलिंग और इवेपोरेशन हो गया, और इनमें डिफरेंस क्या क्या है पीछे करा था ना डिस्कस, और ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो बॉइलिंग टेक प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, बट वाटर इवेपोरेट 100 डिग्री पे नहीं होता, वो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हो रहा है। तो याद रखना, देखो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में मेन डिफरेंस क्या है? हमने यहाँ पे पानी रख दिया धूप में, पानी धीरे धीरे इवेपोरेट कर रहा है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कर रहा है तो इवेपोरेशन, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट। ये डिफरेंस होता है मेन। तो लिखा भी है बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री। इट इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग में पूरे सारे पार्टिकल क्या करते हैं? वेपर में कन्वर्ट होते हैं। क्या होते हैं? सारे, चाहे वो सरफेस को नीचे ऊपर हो, सब क्या होते हैं? वेपर में कन्वर्ट। इसको बोला जाता है बल्क फिनोमिना। It does not cause कूलिंग। तो बॉइलिंग से कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, बॉइलिंग से कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। तो बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ये एक बल्क फिनोमिना है, और इससे कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। बट अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूं तो इवेपोरेशन टेक एट एनी टेम्परेचर, एनी का मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो सरफेस से जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना, इसको बोला जाता है बल्क फिनोमेना। इवेपोरेशन से कूलिंग होता है एंड बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो
तो ये था हमारा, इसको नोट कर लेना पहले, जैसे लास्ट वही लास्ट ही टॉपिक है एंड लास्ट, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का क्लास 9 का वन शॉट। तो इसमें हमने लगभग सारे एक एक टॉपिक, क्वेश्चन, रीजनिंग, कन्वर्जन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सबको कवर करा है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट। तो इसके बाद हम मिलेंगे इसी टाइप से नेक्स्ट चैप्टर में क्लास 9 के। तो इसको नोट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसको नोट कर लेना प्रॉपर अच्छे से, और जिनको डिटेल में पढ़ना है, मैंने एक लेक्चर पूरा डिटेल में डाला हुआ, वहां से भी कवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट। अब इसके बाद मिलते हैं हम क्लास 9 के दूसरे चैप्टर के साथ। कोई भी हो सकता है वो अगला चैप्टर, चाहे वो प्योर सब्सटेंस वाला हो या फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसको नोट करें।